गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइस में। दोस्तों, यह वीडियो जो है लेकर के हम आए हैं वो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो लगभग 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर का एक क्रक्स है। तो आप एक बार इसको टाइम दे करके एक बार इस वीडियोस को आप देख लें, ताकि आपको जो भी प्रीलिम्स के फैक्ट के क्वेश्चंस होंगे वो यदि यहाँ से इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से पूछा जाता है तो आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। देखो, सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं 2019 का एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। 2019 में सेट ए में 33 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। कुछ राज्य का नाम दिया गया था, इन राज्यों पे आपको विचार करने थे और बताना यह था कि राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोही अनुक्रम है। मतलब आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना था। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में बताना था कि जो स्टेट का जो परसेंटेज ऑफ कवर है, खास करके टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, उसके अकॉर्डिंग। इसका आंसर था फ्रेंड्स सी। आंसर इज सी। अब देखो, ये पार्टिकुलर किसी स्टेट का नहीं पूछा कि कितना परसेंट था। अब इस क्वेश्चन में कितना टिपिकल हो गया कि अब आपको चारों स्टेट के नाम के साथ साथ चारों स्टेट का आपको परसेंटेज ऑफ भी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देख रहे हो कि जो कैनेपी है खास करके फॉरेस्ट का, वो कितना एरिया कितना परसेंटेज वाइज है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ मैंने पॉइंट यहाँ पे ड्राइव किया आप लोगों के लिए, जो आप इसमें देखेंगे इस वीडियोज़ में। देखो, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टॉपिक थे में कि शार्पेस्ट डिक्लाइन इन द अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड मिजोरम। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसमें उसने कहा है कि देखो, पूरे ओवरऑल कंट्री की जब बात करोगे फॉरेस्ट कवर को, तो इंक्रीज़ किया है, क्योंकि ये लगभग 3,976 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीजमेंट है। लेकिन शार्पेस्ट डिक्लाइन भी देखा गया है। और ख़ास करके नॉर्दर्न स्टेट की मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि 3 स्टेट में, खास करके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिज़ोरम, यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है। तो ध्यान रखना कि यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकती है कि कौन कौन से राज्यों में जो है कि शार्पेस्ट डिक्लाइनेशन देखा गया है, खास करके ग्रीन कवरेज में। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट्स मैंने और ड्राइव किया है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। डिक्लाइन की बात करें तो पहला अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, याद रखना है कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है बिनाइनियल आता है, हर 2 साल पे एक बार आता है। 2017 में आया था रिपोर्ट, 2017 में आया था, फिर 2019 में आया। ये आपके 2020 के भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, 2019 के भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट था। और अब आगे जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी 2021 में। ठीक है, तो 2021 में कब रिपोर्ट आएगी? नवंबर अक्टूबर के आसपास रिपोर्ट आएगी। तो अभी इस साल के लिए तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये याद रखिएगा कि जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया गया, जैसे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को देखा गया है, बम्बू रिसोर्सेज की भी बात की गई है, कार्बन स्टॉक की भी बात की गई है और फॉरेस्ट फायर को भी बात की गई है। देखो, मैं यहाँ पे हर जो कीवर्ड है इसको मैं डिस्कस कर सकता है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी और टाइम बहुत प्रीसियस है अभी आप लोगों का। इसलिए यदि आपके पास टाइम है, आपने रिवीजन कर रखा है सब चीज़ का, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में जाओगे तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। बाकी मैं यहाँ पे आपको डिनोट करता चला जा रहा हूँ। 3 स्टेट हैं जिसमें आप देखोगे कि इंक्रीज़ कर रहा है फॉरेस्ट कवर में, जिसमें से कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और केरला है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ याद रखिएगा कि कौन कौन से स्टेट है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड केरला। आगे जो टॉपिक में इसमें डिस्कस करना है वो ये देखना है कि यदि हम ट्री एंड फॉरेस्ट कवर दोनों को हम एक साथ करते हैं तो लगभग 25.56% ऑफ इंडिया के एरिया का है। और जो लास्ट असेसमेंट था 2017 में, उसमें कहा गया था 24.39%। कुछ पॉइंट और देखते हैं। पॉइंट क्या है कि जो एरिया वाइज देखोगे, एरिया वाइज जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो एरिया वाइज रैंकिंग में सबसे ऊपर में आता है आपका मध्य प्रदेश। एरिया वाइज जब रैंकिंग की आप बात करोगे तो सबसे ऊपर में आएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री है। दूसरे में इसको जो फॉलोअप कर रहे हैं, फॉलोअप में अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश डिक्लाइनेशन में भी है, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा देखना है कि जो परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया है, टॉप 5 स्टेट की बात कर लो तो ध्यान में रखना, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग देखोगे तो मिजोरम सबसे नंबर 1 पे है, क्योंकि 85.41% है। अरुणाचल प्रदेश 79.63% है, मेघालय 76.33% है, मणिपुर 75.46% है और नागालैंड 73.1% है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है,
तो 1 पॉइंट ये कर लेना। अब मुझे बताओ, जब मैंने कहा कि 2019 में जो क्वेश्चन था, देखो इस क्वेश्चन को आप समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, कितना टिपिकल हो जाता है। यदि वो एक स्टेट का पूछे तब तो आसान है, कोई भी याद करके लिखे, लेकिन मान लो जब 4-5 स्टेट की बात करते तो 4-5 में कितना सिमिलरिटी है, मतलब कितना क्लोज है। देख लो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में कितना क्लोज जा रहा है। हो सकता है मणिपुर याद, मिजोरम याद रहे कि 85% है सबसे ज़्यादा मिजोरम है, ये तो ध्यान में रह जाएगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में कन्फ्यूजन हो सकता है, खास करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाए। तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा पेज पे नोट कर लेना, ताकि इसको एक बार 2 बार देख सको। अगला जो डेटा हमने कवर किया है, इसमें तो बहुत सारे डेटा लिखा है, लेकिन इतना डेटा आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान में ये रखना कि जो बिगेस्ट लॉस की मैं बात करूं, खास करके देखोगे कौन से एरियाज़ में, तो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है ना, उसमें सबसे ज़्यादा लॉस रिकॉर्ड किया गया। तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है कि 4-5 वो दे दे, ट्रॉपिकल, सेमी ट्रॉपिकल, ड्राई डिसीडियस, ऐसे करके वो आपको फॉरेस्ट का टाइप दे दे और पूछे कि इसमें सबसे ज़्यादा लॉस किसमें हुआ है। तो ध्यान रखना कि ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बिगेस्ट लॉस हुआ है। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग लगभग 23,500 स्क्वायर किलोमीटर का। ध्यान में ये रखना है कि जो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, अब देखो ये हो सकता है ये क्वेश्चन ये ना पूछे आपसे कि कौन सा बिगेस्ट लॉस है, लेकिन ये आपसे पूछ दे कि ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ध्यान में रखना कि वेस्टर्न कोस्ट आपका हो गया, उसके बाद आप देखोगे ईस्टर्न हिमालय, ओडिशा का पार्ट है और अंडमान का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखेगा। तो देखो यहाँ से 2 पॉइंट आपको मिल सकता है। यदि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ पे है, तो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में होगा। लेकिन ये पूछ करके ये पूछ दे कि ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो फिर ध्यान में रखना कि आपका वेस्टर्न कोस्ट का जो लोअर स्लोप एरिया है, खास करके देखोगे ईस्टर्न हिमालय का जो लोअर स्लोप एरिया है वहाँ पे पाया जाता है, ओडिशा में पाया जाता है, आपका वेस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है और अंडमान में पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो टॉपिक, इसी टॉपिक में अगला कुछ मैंने पॉइंट और फाइंड आउट किया है, वो पॉइंट देखो, ध्यान रखना कि मैंग्रोव, देखो मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ भारत में पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि इस बार रिपोर्ट में यह कहा गया कि लगभग 54 स्क्वायर किलोमीटर 54 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीजमेंट हुआ है मैंग्रोव्स कवर में। तो ये ध्यान रखिएगा 2017 के रिपोर्ट की अपेक्षा, ठीक है। लगभग टोटल यदि मैं कंट्री की किलोमीटर में बात करूँ, स्क्वायर किलोमीटर में बात करूँ, तो अभी जो टोटल मैंग्रोव्स कवर है हमारा वो है 4,975 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि इंक्रीजमेंट कितना की हुई है 54 स्क्वायर किलोमीटर का 2017 की अपेक्षा। टॉप 3 स्टेट्स, इसको मैं थोड़ा ग्राफिकल भी आगे इसी वीडियोज़ में आगे भी बात करूँगा, थोड़ा ग्राफिकल भी आपको दिखाऊंगा। टॉप 3 स्टेट्स में कहा जाता है जिसमें इंक्रीज़ की बात कर रहा है। यदि टॉप 3 स्टेट में इंक्रीजमेंट की बात करोगे मैंग्रोव्स का, तो ध्यान रखना कि गुजरात में, ठीक है, गुजरात हो गया 37 स्क्वायर किलोमीटर, महाराष्ट्र में आपका हो गया 16 स्क्वायर किलोमीटर, ओडिशा में हो गया 8 स्क्वायर किलोमीटर। हो सकता है यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो गुजरात पहले आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर ओडिशा आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसी रिपोर्ट में एक और इम्पोर्टेंट डेटा था, यह था कि टोटल जो कार्बन स्टॉक है, अब देखो कार्बन स्टॉक क्या डिटेल करना है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि जो प्लेलिस्ट में जो ऑलरेडी मैंने जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो प्लेलिस्ट डाल रखा है उसमें आप जाओगे तो एक चैप्टर भी मिल जाएगा, उस चैप्टर में आप कार्बन स्टॉक के बारे में डिटेल देख सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि टोटल कार्बन स्टॉक जो है कंट्री फॉरेस्ट का एस्टिमेट किया गया लगभग 7,100 मिलियन टन्स का। खास करके यहाँ पे देखोगे इंक्रीज़ हुआ है 46 मिलियन टन कार्बन स्टॉक एज ए कम्पेयर टू 2017। एनुअल जो इंक्रीजमेंट है, एनुअल जो इंक्रीज़ कर रहा है कार्बन स्टॉक देखोगे 21.3 मिलियन टन, जो लगभग 72 मिलियन टन है CO2 के इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस तरह से कुछ पॉइंट आपको यहाँ भी दिख जाएंगे। एक जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जब आप पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना है कि उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका 14th नंबर गोल और 15 नंबर गोल के चैप्टर में बात की गई है। तो ध्यान रखना कि 14 जो है लाइफ बिलो द वाटर की बात करता है, और 15 नंबर जो बात करता है SDG गोल वो है लाइफ ऑन द लैंड। हो सकता है कि इसमें सीक्वेंस वाइज ना पूछ करके कुछ पॉइंट आ सकता है, जैसे ध्यान में रखना है कि नंबर 1 पोजीशन पे फर्स्ट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, पॉवर्टी है, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ में आ जाता है जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं,
6 में कहता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है। 7वां में कहता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात होती है। 8वां जो होता है वो आपका कहता है डिसेंट वर्क की बात करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। 9th में आपको इंडस्ट्रियल इनोवेशन की बात करता है। इस तरह से देखोगे 10th में आपको रिकॉर्डेड इनइक्वलिटीज़ रिड्यूस करना होता है, हमें इनइक्वलिटीज़ को, असमानता को दूर करने की बात होती है। फिर सस्टेनेबल सिटीज़ की बात होती है, कम्युनिटीज़ की बात होती है 11th नंबर पे। 12th नंबर पे आपको देखोगे कि जो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो आप कंजम्स करते हो, उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और 13 नंबर जो इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारा क्लाइमेट एक्शन को लेकर के। 14 नंबर मैंने बताया लाइफ बिलो द वाटर। 15 नंबर मैंने बताया आपको लाइफ ऑन द लैंड। और 16 में आपको बताता है कि जैसे मान लो कि पीस जस्टिस की बात करते हैं 17 में, और 16 में, और 17 में होता है पार्टनरशिप फॉर द गोल। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे सस्टेनेबल गोल जो है आपके 17 हैं, उसमें से जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अंदर 2 को बात की गई है, 14 और 15 नंबर, लाइफ बिलो द वाटर एंड लाइफ ऑन द लैंड। ध्यान से ये रखना कि जैसे जब लाइफ बिलो द वाटर की बात करता है तो ये कहता है कि परसेंटेज चेंज इन द एरिया अंडर मैंग्रोव्स, ध्यान रखना मैंग्रोव्स की बात कर रहा है। दूसरा परसेंटेज चेंज इन द एरिया मैंग्रोव एनुअली, 2 साल पे और वार्षिक रूप से। तो इसलिए कि कुछ चैप्टर अलग से मैंग्रोव पे यहाँ पे इंक्लूड भी कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर एक अलग से इंक्लूड भी किया गया था इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो 15 नंबर है लाइफ ऑन द लैंड, उसमें आप देखोगे फॉरेस्ट की बात हुई है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि 14 नंबर और 15 नंबर हो सकता है यूपीएससी में ये आ जाए कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें कौन कौन को सम्मिलित किया जा सकता है। हो सकता है वहाँ पे आपको कहीं पे जीरो हंगर दे दे या क्लाइमेट एक्शन दे दे, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। अब देखो मैंने जो क्या किया है आगे कि जो जो चैप्टर्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड कर दिया। इसको वीडियोस को आप पॉज कर लेना और एक बार देख लेना। जैसे मैंग्रोव कवर की मैं बात करूँ तो मैंग्रोव कवर में आप देखोगे कि यहाँ पे मैंग्रोव कवर के बारे में बताया जाता है कि साल्ट टॉलरेंट प्लांट है, खास करके ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन में होता है। देखोगे कि जो 24 डिग्री नॉर्थ और 38 डिग्री साउथ के बीच में ये तुम्हारा मिलेगा। तो हो सकता है इस टाइप से कंसेप्ट क्लियर हो। मान लो कोई प्लेस को लोकेट करना है तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये 24 डिग्री नॉर्थ है और 38 डिग्री साउथ है, तो जब भी मेनली ये पाया जाएगा तो इन्हीं दोनों के बीच में। ठीक है, दूसरा है कि इसकी जो लिमिटिंग फैक्टर है ना, वो जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, हाई सैलिनिटी है, ड्यूनल टाइडल है। ठीक है, खास करके इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, यह याद रखना है कि क्या इम्पोर्टेंस है, खास करके मैंग्रोव्स की इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहली बात, जैसे कोस्टल एरिया में कोई सुनामी वगैरह आता है, सॉइल इरोजन होता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव का जो रूट है वो स्लो डाउन वाटर फ्लो करता है, इसलिए क्या होता है कि सेडिमेंट डिपोजिटेशन इन्हेंस करता है। दूसरा है कि इस एरिया में फर्टाइल ब्रीडिंग ग्राउंड भी बनता है, वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी आपको, मरीन फौना भी मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बोलता है कि लाइवलीहुड जो है कोस्टल कम्युनिटी, जो कोस्टल कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उनकी लाइवलीहुड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे हनी मधु का उत्पादन, हनी का उत्पादन, टैनिन्स हो गया, वैक्स वगैरह का उत्पादन हो गया, फिशिंग भी यहाँ पर हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मैंग्रोव्स आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द कार्बन सिंक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आप पूरी वीडियो जो प्लेलिस्ट है वो ना देख करके आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मैंने बात किया था, खास करके देखोगे कि मैंग्रोव कवर 2019 का जो रिपोर्टिंग में मैंने बोला था कि इंक्रीजमेंट में आप देखा था कि गुजरात में सबसे ज़्यादा था, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। जब एरिया वाइज देखोगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ध्यान रखना कि वेस्ट बंगाल में 42.45% है। तो ध्यान में रखिएगा कि वेस्ट बंगाल आ जाएगा। वेस्ट बंगाल के बाद आप देखोगे कि नंबर आता है गुजरात का। ठीक है, गुजरात के बाद आपको दिखेगा नंबर अंडमान एंड निकोबार का, अंडमान एंड निकोबार के बाद एक नंबर आएगा तुम्हारा, इस एरिया को देख लो, इसमें 8.12% है, और इधर महाराष्ट्र में 6.44% है। तो ध्यान में रखना है आंध्र प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा और उसके बाद धीरे धीरे छोटा। तो इस एरिया से आप देख सकते हो कि टॉप 4 या टॉप 5 की बात करें तो इस तरह से आप
इसको एक बार डायग्राम को कॉपी पे नोट कर लेना पॉइंट को, हो सकता है स्टेट पीसीएस में भी दिख जाए और यूपीएससी में भी, क्योंकि यूपीएससी का नेचर जो है डे टू डे चेंज हो रहा है, क्योंकि अब वो भी फैक्ट को कंबाइन करके पूछने की कोशिश कर रहे हैं। जो अगला था टॉपिक है, इसी में एक टॉपिक है आपका फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडाइवर्सिटी। देखो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे किया, यदि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चंस बनते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस तुम्हें पकड़ में आ जाएंगे। जैसे देखो फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर्स में बताया गया है कि जो इंडियन फॉरेस्ट रेंज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बताया गया कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा आपको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। थोड़ा मैं कलर की चेंज कर दूँ ताकि ब्लू में ब्लू गायब ना हो, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट रेंज की बात कर लूँ तो ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट मिलेगा आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में, वेस्टर्न घाट में और नॉर्दर्न स्टेट में, ठीक है। दूसरा देखोगे कि टू ड्राई अल्पाइन सर्व हाइट देखोगे वो हिमालयन होगा नॉर्थ रीजन में। जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, थ्रोन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट इन द लोअर माउंटेनियन जोन होगा एंड टेम्परेट माउंटेनियस फॉरेस्ट होगा जो हायर जोन में होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। खास करके देखोगे कि जो थ्रोन वाला जो है ना, थ्रोन फॉरेस्ट प्रीडोमिनेंट है कहाँ, सेमी एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। तो यदि पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि थ्रोन फॉरेस्ट प्रीडोमिनेट एरिया देखोगे तो ये आएगा राजस्थान का और गुजरात का। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान में रखना। जैसे देखते हो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई पार्क का नाम दे देता है, बोलता है कि कौन कौन से एरियाज़ में वो लाइज कर रहा है, या कोई एरिया का लाइज बता दिया कि ये एरिया है, ये कंडीशन है और वहाँ पे कौन से पार्क हैं या कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ध्यान रखना कि HC चैम्पियन जो है इसने पहली बार क्लासिफिकेशन किया था सिस्टम फॉर द फॉरेस्ट अनडिवाइडेड इंडिया 1935 में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि HG चैम्पियन से संबंधित पूछा जाए तो 1935 के बात की है जो इसको क्लासिफाई किया था फॉरेस्ट को अनडिवाइडेड इंडिया, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। खास करके आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश, देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनना यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, JNK, तमिलनाडु, उत्तराखंड, ये 4 ऐसे स्टेट हैं ना फ्रेंड्स जिसमें लगभग कह सकते हो तुम फॉरेस्ट टाइप है ना मोर देन 35, अधिकतर फॉरेस्ट टाइप यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तराखंड हो, यदि पूछा जाए तुमसे कि कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फॉरेस्ट टाइप पाए जाते हैं, क्योंकि हर रीजन का डिफाइन है ना कि हर रीजन में एक पार्टिकुलर फॉरेस्ट का टाइप आपको दिखेगा। अल्पाइन हर जगह नहीं दिखेगा, डिसीडियस हर जगह नहीं दिखेगा, लेकिन ये 4 स्टेट हैं, खास करके हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तराखंड, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपको सभी के सभी लगभग फॉरेस्ट टाइप पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो है फॉरेस्ट फायर को देखो, फॉरेस्ट फायर इस साल न्यूज़ में भी है और इम्पोर्टेंट भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो फॉरेस्ट फायर हुआ था उसको भी लेकर के, एरिजोना में भी, अमेरिका में भी। तो देखेंगे फॉरेस्ट फायर के खास करके इंडिया में भी काफ़ी इस पर बात हुई है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में। इसमें कहा गया कि फॉरेस्ट फायर में कहता है कि मेजर ड्राइवर ऑफ द डैमेज काउज्ड बाय द फॉरेस्ट इन द कंट्री। इसमें से देखोगे कि खास करके कौन कौन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान ये रखिएगा कि जो फॉरेस्ट फायर होता है ना उससे लॉसेज में देखोगे क्या होगा कि इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ द वीड्स, सॉइल इरोजन हो जाएगा, लॉस ऑफ रीजनरेशन, किसी चीज़ को रीजनरेट करना, लैंडस्लाइड्स, हैबिटेट डिग्रेडेशन भी हो सकता है और लॉस ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये सारे के सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, ये ध्यान में रखिएगा। एक होता है कंट्रोल फायर। कंट्रोल फायर का मतलब होता है कि ट्रेडिशनली देखते हो कि झूम कृषि वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं कि झूम कृषि होती है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल फॉरेस्ट। जैसे ट्रेडिशनली हैज़ बीन यूज्ड ए टूल फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो अनकंट्रोल फायर होता है खास करके देखोगे मानव जनित होता है, एंथ्रोपोजेनिक ओरिजिन हो सकता है, वो सीरियस कंसर्न रखता है खास करके सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट और उसका प्रिवेंशन प्रोसेस है, चैलेंजेस विच एड्रेस टू द मास अवेयरनेस। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें उस एरिया के कम्युनिटी को जो मास लेवल पे उनको अवेयर करना और लोकल पीपल को इसमें पार्टिसिपेट कराना, ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग होती है खास करके अनकंट्रोल फायर को प्रिवेंट करने में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
एंथ्रोपोजेनिक में, क्योंकि देखो पार्टी वार्टी करते हैं लोग, जा करके जंगल में कुछ चीज़ें छोड़ दिया, जलनशील पदार्थ छोड़ दिए, जलनशील चीज़ें छोड़ दिया, या कहीं पे कुछ फायर वुड करते हैं लोग, वहाँ पे जलता हुआ छोड़ देते हैं। तो बहुत ऐसे कारण भी हैं जिससे अनकंट्रोल फायर होता है, लेकिन ये कंट्रोल भी होता है। कंट्रोल उस केस में यूज़ किया जाता है जब हमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट और याद रखिएगा यहाँ पे कि जो नेशनल एक्शन प्लान है फॉरेस्ट फायर 2018, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव यही है कि इंसिडेंट्स ऑफ द फायर जो है इनको इन्फॉर्म करना, इनेबलिंग करना और एम्पावर करना फॉरेस्ट फेयरिंग कम्युनिटीज़ को। जो फॉरेस्ट फेयरिंग कम्युनिटी है उनको एम्पावर करना, खास करके इंसेंटिव्स के रूप में दे सकते हो, उसको कुछ पैसे दे करके या उनको कुछ अलग से काम दे करके, मतलब एक तरह से मास लेवल से उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करके इनके ऑब्जेक्टिव है। दूसरा इसका एम तो है कि रिड्यूस करना वल्नरेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, अगेंस्ट द फायर हजार्ड। मान लो आग लगने के कारण जो हमें लॉसेस होती हैं उसको जितना ज़्यादा हो सके कम करने की कोशिश करने का एम रखा गया है नेशनल कैपिटल प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर 2018 का। तो ये ध्यान रखिएगा किसके किसके साथ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला जो टॉपिक है इसी से आगे, उसमें एक चैप्टर है ट्री कवर। देखो ट्री कवर पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 के क्वेश्चन आ चुके हैं। खास करके याद रखना है जो 1988 का हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसमें ये टारगेट किया गया कि 33% जो जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, भारत की जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 33% एरिया को फॉरेस्ट एंड ट्री कवर करना, ये उसका ऑब्जेक्टिव था। तो ये चीज़ें ध्यान में आपको रखना है। दूसरा देखोगे कि स्टेट बाय एस्टीमेट द ट्री कवर में जो ट्री कवर है, खास करके टोटल ट्री कवर द कंट्री में देखोगे लगभग कहा जा रहा है कि 95,027 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इंक्रीज़ हुआ है लगभग 1,212 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीजमेंट दिखा है 2017 की अपेक्षा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। और भी मैंने इस टॉपिक को मैंने शुरू में भी कुछ पॉइंट आपको दिया था, खास करके याद रखिएगा कि जो स्टेट हैं कुछ जैसे जिसमें मैक्सिमम ट्री कवर देखोगे, महाराष्ट्र 10,806 स्क्वायर किलोमीटर, मध्य प्रदेश 8,339 स्क्वायर किलोमीटर, राजस्थान 8,112 स्क्वायर किलोमीटर, जम्मू एंड कश्मीर में 7,944 स्क्वायर किलोमीटर। जबकि परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया की बात कर लो, खास करके स्टेट एंड यूटीज़ में, तब हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कवर में देखेंगे। जो पिछले रिपोर्ट की मैं बात करूं तो उसमें क्या कहा गया था कि 22.34%, जिसमें से दिल्ली जो है आपका 88.73% है, केरला आपको 7.56% है और गोवा आपका 7.34% है। इस तरह से आप देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ सो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्री कवर, लगभग कितना 22.34%। तो ये आपका चंडीगढ़ का है। तो ध्यान रखना कि यूटीज़ की जब बात कर लें तो सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ का है, फिर दूसरे नंबर पे आपका दिल्ली आता है स्टेट में, फिर केरला, फिर गोवा। तो इस तरह से आप देखोगे स्टेट वाइज एस्टीमेट ऑफ द ट्री कवर। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बने जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बम्बू रिसोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया था कि ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना बम्बू को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। और भारत में खास करके आप देखोगे कि बहुत सारे टाइप के इंडिया में बम्बूस पाए जाते हैं और इसको जंगल के कैटेगरी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है ताकि लोग उसको यूज़ कर सकें। ध्यान यह रखना है कि जो ट्रॉपिकल एशियन कंट्रीज है उसमें 15 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड के बीच में जनरली बम्बूज फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ख़ास करके भारत की मैं बात करूं तो ये पॉइंट याद रखना कि भारत में सिर्फ कश्मीर रीजन को छोड़ करके सभी जगह ऑलमोस्ट बम्बू पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या नाम है, तो इतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये पूछने वाला नहीं है कौन कौन से हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि जब नॉर्दर्न स्टेट की बात करूँ उसमें और वेस्ट बंगाल का, ध्यान रखना कि मोर देन 50% ऑफ द बम्बू जो रिसोर्स ऑफ द कंट्री इधर मिलते हैं। बम्बू रिच एरिया में देखोगे अंडमान निकोबार आइलैंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और कुछ पास वेस्टर्न घाट का भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में लगभग मोर देन 50% बम्बू रिसोर्सेज कंट्री का वहाँ पाया जाता है। बम्बू का जो कल्टीवेशन है, बम्बू का जो कंट्रीब्यूशन है, देखोगे
खास करके सोशली, इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ किसी भी रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करती है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। दूसरा तरह से आप देखेंगे बम्बू आपका एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल इस केस में भी करता है, जैसे जो ट्राइबल हैं, तो ट्राइबल को जो जीविकापार्जन है, जैसे आप बम्बू का देखते हैं बहुत सारी आइटम्स बनाए जाते हैं, तो उनको लिए भी है, फॉरेस्ट ड्वेलर भी हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं जिसके लिए भी फ़ायदेमंद करता है। जैसे बास्केट बनाना हो गया, मैट बनाना हो गया, हैंडीक्राफ्ट बहुत सारे आपको दिखेंगे, बहुत सारे आप देखेंगे कि ट्राइबल फेयर्स जो लगते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, वहाँ पे आप बम्बू के आइटम्स आपको दिखने के लिए मिल जाता है। ध्यान में ये रखना है कि टॉप 10 स्टेट है, तो टॉप 10 नहीं तो कम से कम टॉप 3 तो याद ही रखना कि कौन कौन से टॉप 3 स्टेट हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि बम्बू बीइंग एरिया है परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज की बात करें तो सबसे ध्यान में रखना कि परसेंटेज ऑफ एरिया में देखोगे कि 13.06 मध्य प्रदेश का है। उसके बाद आप देखते होगा महाराष्ट्र का है 9.63, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिए बेयरिंग एरिया का। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 9.36। इस तरह से 3 स्टेट का नाम यहाँ पे ध्यान में रखना। दूसरा ये चीज़ याद रखना यहाँ पे इस टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट कि असम देखोगे बेयरिंग एरिया में, मध्य प्रदेश अभी मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा, और असम है, नागालैंड है। जो हाईएस्ट डिक्रीज़ है ये याद रखना कि जो हाईएस्ट डिक्रीजमेंट है ना, घटा है, वो है हाईएस्ट नागालैंड का। केरला में देखोगे बम्बू बेयरिंग फॉलो बाय द, तो ये सारे एरिया में जो हाईएस्ट डिक्रीज शो कर रहा है 0.17 किसमें, नागालैंड में। तो एक पॉइंट यहाँ से भी बन सकता है, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में यूपीएससी जाएगी, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं। जो अगली टॉपिक है वो टॉपिक है कार्बन स्टॉक एंड इंडियन फॉरेस्ट की बात। इस सारे वीडियोज़ को आप और डिटेल में पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दिया, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। खास करके आप देखोगे कि जो क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज का काफ़ी सीरियस थ्रेट आपको दिखेगा हमारे इकोसिस्टम पे, हमारी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ पे भी दिखेगा पूरे विश्व में। ध्यान में ये रखना है कि जो कार्बन स्टॉक की बात करें और ख़ास करके इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में, तो ये इसमें 3 चीज़ें याद रखिएगा कि जो कहा जाता है गुड प्रैक्टिस गाइडेंस GPG 2003, इसमें कहा गया है फॉरेस्ट लैंड को, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड, क्रॉप लैंड, ग्रास लैंड, वेट लैंड, सेटलमेंट, ठीक है, अदर लैंड लाइक का ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। ध्यान रखना कि जो फॉरेस्ट लैंड होता है उसको डिवाइड किया जाता है 3 सब कैटेगरीज में। एक होता है फॉरेस्ट लैंड रिमेनिंग फॉरेस्ट लैंड, लैंड कन्वर्टेड टू फॉरेस्ट लैंड एंड फॉरेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू अदर लैंड। तो इस तरह से जीपीजी पूछा जाता है, हो सकता है जीपीजी इसी पूछ दे कि जीपीजी, या पूछे गुड प्रैक्टिस गाइडेंस किससे संबंधित है। हो सकता है पूरा डिटेल ना पूछे कि कितने तरह का ट्री हैं, ये सब आपसे सिर्फ पूछा जा सकता है कि गुड प्रैक्टिस गाइडेंस किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कार्बन स्टॉक जो इंडिया फॉरेस्ट में होता है उससे संबंधित है। तो हो सकता है इस तरह का ऑप्शन आपको मिले देखने के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो कार्बन पूल की मैं बात करूं, इस पॉइंट को याद रखना है, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंट अभी आपको पता चलेगा। देखो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में डिफरेंट फॉरेस्ट कार्बन पूल की बात किया गया। कार्बन पूल में इसने लिविंग बायोमास को यूज़ किया है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ किया है और सॉइल को यूज़ किया है। हो सकता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर आपसे पूछ दे तो ध्यान रखिएगा डेड वुड है, लीटर है। लिविंग बायोमास की बात करूं तो एक है एजीबी एबव ग्राउंड बायोमास, एक है बिलो ग्राउंड बायोमास। अब देखो कौन कौन सा ये दिख रहा है आपको, ये ट्री आपको दिख रहा होगा, ट्री का जो नीचे का जड़ है दिस इज़ द बिलो ग्राउंड बायोमास है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ऊपर में जो पौधे हैं वो है एबव ग्राउंड बायोमास। जो लकड़ी वगैरह टूट गए, सूख गए, सड़ गए, गल गए, वो डेड आएगा डेड वुड में। और छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसको बोलते हैं लीटर में। तो याद रखना कि सारे के सारे पॉइंट क्या है, एबव द ग्राउंड मास है और ये बिलो द ग्राउंड मास है। तो याद रखिएगा एबव द ग्राउंड मास में क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एबव द सॉइल इंक्लूडिंग स्टीम, स्टम्प्स, ब्रांचेज, बाग, सीड, फॉलेज, ये सारे के सारे एबव ग्राउंड आएंगे बायोमास में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा एक बार इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन जब परसेंटेज की मैं बात करूँ, खास करके मिलियन ऑफ टन्स के आप देख रहे हैं कार्बन स्टॉक की, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक की, तो सबसे ज़्यादा जो पूल है वो है आपका सॉइल वाला एरिया दिख रहा होगा यहाँ पे आपको 4004 सॉइल वाला है। उसके बाद एबव ग्राउंड लेवल है, फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा बिलो ग्राउंड लेवल है, बिलो ग्राउंड लेवल आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको दिखेगा लीटर और लास्ट में दिखेगा डेड वुड।
इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक, इसमें लास्ट है ये टॉपिक, इसमें कुछ नहीं है, ये 10वीं चैप्टर था इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में। इसमें कुछ नहीं, इसमें सिंपल इसी एक बात कहा गया था कि जो रूरल पॉपुलेशन है हमारा, खास करके हमें पता है कि जो हमारा रूरल ग्रामीण जो जनसंख्या है, ग्रामीण जो हमारी पॉपुलेशन है, लगभग कहता है कि 68% ऑफ कंट्री का टोटल पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड किस पे करती है, वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, खास करके अपने नीड्स के लिए, फ्यूल वुड के लिए, जलावन की लकड़ी के लिए, फॉर चारा के लिए हो गया, छोटे छोटे लकड़ी स्मॉल टिम्बर के लिए, बम्बूस के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है परसेंटेज वाइज में कहीं पे पूछा जा सकता है, या कुछ स्टेटमेंट ही ऐसा दे दे कि 80% रूरल पॉपुलेशन इज़ डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर द मीटिंग ऑफ देयर ओन नीड्स। तो इस तरह से एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिला था जो मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो फ्रेंड्स ये वीडियोस थी, लगभग 10 चैप्टर हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का, उसको मैंने सारे को यहाँ पे एक बार कंपाइल कर दिया है। जो खास करके आप देखोगे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था उसको मैंने यहाँ पे लिया है, खास करके मैंग्रोव्स को लेकर के, कार्बन पूल को लेकर के, और जो एरिया आपका देखेंगे कि फॉरेस्ट एरिया जो इंक्रीज़ करता है डिक्रीज़ किया, इसको भी लेकर के यहाँ से क्वेश्चन यदि पूछा जाता है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में, तो ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चन यहाँ पे पकड़ में आपको आ सकता है। तो फाइनली ये कहूँगा फ्रेंड्स, टाइम प्रीसियस है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी मुझे लग रही हैं मैं आपके लिए लेकर कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, छोटे छोटे वीडियोज़ हों ताकि आप एक बार इसको देख सकें। और फाइनली ये कहूँगा मैं फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।